गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज जो है 13.2 के 9th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 8th क्वेश्चन तक मैंने लास्ट आपको कल करवा दिया था, ठीक है। तो आपका 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/4, प्रॉपर्टी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/8, फाइंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है आपको 1/4, प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है आपको 1/2, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो गिवन है आपको 1/8, ठीक है बेटा। अब आपको प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी फाइंड करना है। क्या मतलब हुआ नॉट ए एंड नॉट बी का? कि प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन, एंड का मतलब आपके इंटरसेक्शन होता है। मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था 11th क्लास में भी कि एंड आ रहा है तो आप क्या अप्लाई करोगे, और यूनियन आ रहा है तो आप क्या, सॉरी और आ रहा है तो क्या अप्लाई करोगे। जब एंड आ रहा है तो आप इंटरसेक्शन अप्लाई करोगे, और आ रहा है तो आप यूनियन अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी का कोऑर्डिनेट, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है आपको। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री अगर फाइंड करना है आपको, प्रॉपर्टी फाइंड, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है तो उसकी प्रॉपर्टी को हम ए में से 1 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कर, 1 में से इसको माइनस करेंगे। हमें चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी, और सारे डाटा आपको गिवन है, ए यूनियन बी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी, समझ में आया ये सब चीजें? मैंने कहा था आपको जब मैंने सेट थ्योरी और लास्ट ईयर जो समझाया था, तब मैंने कहा था आपको कि ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉट ए और नॉट बी है, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो इसमें आने वाले हैं, नाइदर ए नॉर बी, इनका मीनिंग भी हमारे पता होना चाहिए, ठीक है ना। इन सब का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तभी हम सोल्व कर पाएंगे। तो ए यूनियन बी का देखो यहां से क्या होता है फॉर्मूला, ए की वैल्यू आपकी 1/4 प्लस ये 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/8। कितना हुआ ये सॉल्व करो। 8 इसका एलसीएम लिया तो ये 2 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 8 दैट इज 5/8। ये आपके पास आया ए यूनियन बी, ठीक है। और अब हम सॉल्व करेंगे इसको। इक्वल्स टू 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू है 5/8, ये हो जाएगा 3/, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रॉपर्टी ऑफ बी इक्वल्स टू 7/12, नॉट ए और नॉट बी इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1/4, स्टेट वेदर ए और बी आर इंडिपेंडेंट। तो वो कब पता चलेगा इंडिपेंडेंट है या नहीं है? प्रॉपर्टी ऑफ ए और बी की वैल्यू जो है वो इंटरसेक्शन के इक्वल हो जानी चाहिए। तो पहले तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो नॉट ए और नॉट बी, अभी भी मैंने बताया था और आएगा तो क्या अप्लाई करोगे, यूनियन अप्लाई करोगे,
ये ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, सॉरी ये आपको गिवन है, इक्वल्स टू 1/4 हो गया। और इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स टू 1/4 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से हम अप्लाई करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4। और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। देखो इधर, इसको उधर ट्रांसफर किया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1/4 को इधर ट्रांसफर किया माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, ठीक है। और ये आपके पास 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर बेटा? अब हम चेक कर लो, यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे। अगर इसके इक्वल आ जाता है तो ये इंडिपेंडेंट है, और अगर इक्वल नहीं आता तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। a इनटू b इक्वल्स टू 1/2 इनटू 7/12, ठीक है। यह आपके पास 7/24। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। इक्वल नहीं आ रहा तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां पे लिख लो, इंप्लाइज दैट इवेंट A and B are not independent. क्लियर बेटा? अब देखो आपका 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा इस टर्मिनोलॉजी जो है वो अलग है, ठीक है। तो देखो 11th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है आपको 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपको 0.6। फाइंड इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये पहले से बोला है इसके इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए एंड बी फाइंड करना है आपको। तो ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है, ठीक है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, रियल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल, और ये हो जाएगा 0.3 इनटू 0.6 विल बी 0.18। क्लियर है? अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। तो देखो ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। क्या मतलब हुआ इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये वही केस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिस तरह से हमने 11th में किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। इसका क्या मतलब होता है कि आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए बट नॉट बी, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन वो बी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही केस है अपने यहाँ पे ए एंड बी, ए एंड नॉट बी, ठीक है। तो नॉट यहां पे हो गया ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है कितना, 0.3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपका ये रहा, तो ये हो जाएगा 0.12, ठीक है बेटा। अब देखो इसका थर्ड केस में देखो आप, थर्ड केस में बोल रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपको 0.3 प्लस ये गिवन आपको 0.6 माइनस 0.18,
18 क्लियर है बेटा। ये 0.9 और 0.9 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.72। ठीक है, ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। फोर्थ केस और इंपॉर्टेंट केस है फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश एंड लगा हुआ है तो इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये बोल रहा है, इसको अगर हम हिंदी में रीड करते हैं तो ये बोल रहा है कि ना तो ए और ना ही बी, हिंदी में। ठीक है, तो और का मतलब एंड हो गया इंग्लिश में, तो यहाँ पे आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, और ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी 1 माइनस ए यूनियन बी इज दिस, ये 0.28। इस तरह से जो है आपका ये कंप्लीट हुआ 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ रही थी कि एक तो ये नाइदर ए नॉर बी, ठीक है, और सेकंड वाले में जो थी ए एंड नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसका दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे सेकंड में इस तरह से लिखा आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, एंड नॉट बी लिखा हुआ है उसका मतलब वही है, बट नॉट बी लिखा हुआ तो भी वही मतलब है। आपको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या पे निकालना है। ठीक है ना, और एंड और का मीनिंग तो हमें अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। देखो बेटा आपका 12th क्वेश्चन है आपका, ए डाई टोस्ट थ्राइस, एक डाई को हमने 3 बार टोस्ट किया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम से कम एक बार ऑड आना चाहिए। ठीक है ना, तो पहले तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, जो कि हमारे को अच्छे से आना चाहिए कि हम सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, देखो एक तरीका तो वो है कि हमारे 6 की पावर n हम लेके चलते हैं। ठीक है, a की पावर 6 n, सॉरी हमने a का मतलब है कि एक बार में कितने ऑप्शन होंगे, और पावर n का मतलब कि हमने कितनी बार उसको रिपीट किया है। तो 3 बार रिपीट किया है तो 6 टाइम्स 10 to the power 3 दैट इज 216, या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो गया 216। इसी चीज को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेस बना करके, इसके पास 6 ऑप्शन, इसके बाद पूरे 6 ऑप्शन, इसके बाद पूरे 6 ऑप्शन। ठीक है, अब फेवरेबल पे आता है कि फेवरेबल इवेंट्स कितने होंगे हमारे। तो ये बोल रहा है गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आया, एक बार भी अगर ऑड नंबर आ रहा है तो हमारा जो है आंसर सही होगा, मतलब वो हमारे फेवरेबल में आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है? देखो यहाँ पे वो भी इंक्लूड है कि मान लो 2 आया, फिर यहाँ 5 और फिर यहाँ पे 5 आ गया, तो ये भी इसमें काउंट है। ठीक है, तो पहले आप चाहो तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि फर्स्ट वाले पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सेकंड वाले पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, थर्ड वाले पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, इसमें ये भी इसका फेवरेबल है, एक बार ऑड आना चाहिए। ठीक है, फिर दो के पेयर बनाएंगे, दो पे ऑड है, एक पे इवन है, ऐसे कितने होंगे, फिर तीनों पे ऑड होंगे, ऐसे कितने होंगे। इससे अच्छा है कि ऐसा कैलकुलेट करें जिसमें तीनों पर ही क्या आएंगे, ऑड है, सॉरी इवन है, तीनों पर ही इवन आने वाले इसमें कैलकुलेट नहीं होंगे, तो हम उनको माइनस कर लेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी में से। तो देखो तीनों पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस पर भी इवन है, इसके 3 ऑप्शन, इस पे भी इवन है, इसके 3 ऑप्शन, इसके भी 3 ऑप्शन, इनको मल्टीप्लाई किया तो 27 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें आपके तीनों पर ही इवन आएंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ getting even at all toss equals to 27 upon 216, that is 1/8। ठीक है, ये तो तीनों पर ही इवन आने की प्रोबेबिलिटी है। अब कम से कम एक बार ऑड आने की, इसको माइनस कर देंगे, तो
probability of getting an odd number at least once equals to 1 minus 1 by 8, that is आपका 7 by 8। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 by 8। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 में से हमने वो माइनस कर ली जिसमें तीनों पर ही ओड आएंगे, इवन आएंगे, सॉरी तीनों पर ही इवन आने की प्रोबेबिलिटी होगी आपके 27 आपके फेवरेबल होंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकाली हमने 1 by 8 आई, और इसको टोटल में से माइनस कर लिया, तो ये हमारे पास आई कि एटलीस्ट वंस ओड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एटलीस्ट वन इवन आने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी यही होगी कि कम से कम एक इवन आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी यही होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये 12th क्वेश्चन तक आपको करना है। ठीक है, और एग्जांपल्स को आपको देखते रहना है, प्रोबेबिलिटी को ध्यान से करना है, इनको वापस क्वेश्चन को रिपीट करो, रफ में या फेयर में आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो 13 से मैं कल करता हूँ। आज के लिए काफी।